हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 1.3 और हमने इसके पहले 1.3 एक्सरसाइज के 2 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, उसका बेसिक भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 उठाएंगे, सीधा सीधा, ठीक है, और पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग यहाँ पर इस बचे हुए सारे प्रश्नों को, इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों को बिल्कुल एकदम एक एक करके 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए, इसमें लिख रहा है कि भाई निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q का मान 0 नहीं है। हमें क्या करना है, जो ये संख्या दी गई है इसको P/Q के रूप में बदलना है। तीसरे प्रश्न का पहला भाग है और इसमें दिया गया है 0.6 और इस पर बार है। इसको हमें क्या करना है, P/Q के रूप में बदलना है, को P/Q के रूप में बदलना है, रूप में बदलना है, ठीक है। कैसे बदलोगे, ध्यान से समझो। हमने आपको बेसिक में सारी बातें ये कंप्लीट कराई हैं कि भाई किसी भी शांत दशमलव के रूप में ये परमेय संख्या लिखिए। इसको ऐसे कह सकते हैं, शांत दशमलव ना कहें, ये कहें कि दशमलव प्रसार के रूप में ये संख्या लिखिए। इसको हमें परमेय संख्या अर्थात P/Q के फॉर्म में हमें इसको बदलना है। तो बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, हम x बराबर इसको मान लेते हैं, x बराबर 0.6 और ऊपर बार का निशान, ठीक है। और यहां से अगर ये बार का मतलब तो आपको पता ही है कैसे होता है। बार का मतलब होता है 0.666, इसी 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इस पर हम 1 नंबर डालते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर ये देखो 1 पर बार है, 1 अंक पर केवल बार है, इसका मतलब हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, मतलब ये दशमलव हम 1 अंक बाद ले आएंगे, ठीक है। तो क्या कर दें भाई, समीकरण 1 में 10 का गुणा कर दें, समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। इस समीकरण में काय का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर। बहुत अच्छी बात है, देखो 10 का गुणा कर देते हैं। तो यहां जब 10 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और यहां जब 10 का गुणा होगा तो ये दशमलव कहां आ जाएगा, 1 अंक के बाद, मतलब 6.6666 ऐसे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर सेकंड हो गया। अब इस समीकरण देखो बच्चों, यहां ध्यान दें कि यहां पर 1 2 3 4 बार हमने 6 लिखा है। इसका मतलब ये 6 4 बार नहीं है, डॉट डॉट का मतलब ये बहुत बार है, आगे भी 6 आता जा रहा है ना, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार ये देखो 6 आगे आता जा रहा है। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को हम लोग घटा देते हैं। समीकरण 2 से क्या करते हैं, समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 1 को घटाने पर देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण से पहले वाले समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ 10x और इसमें से 1x घटेगा, मतलब 10x माइनस 1x, या इसको 9x लिखेंगे। चलो अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में लिखेंगे। और यहाँ देखो इसमें से इसको घटाओगे तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 6 बचेगा। ध्यान से समझो, देखो पूरी बात यहाँ दिखा देते हैं, 6.666 ऐसे ही तो लिखा है, और इसमें से घटाना कितना है, 0.66 ऐसे घटाना है ना, ये घटाना है। तो यहाँ जब बच्चों घटाते हैं तो ये तो आपके सारे देखो 0 हो जाएंगे, है ना, और ये आपका 6 बचेगा। तो इस तरीके से ये 6 बच गया। यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 9x, और ये 6 और x बराबर हो जाएगा 6/9, 9 से भाग हो जाएगा। काटना चाहो यहाँ कट सकता है, तो 3 से डिवाइड कर दें भाई, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो ये जो x है, मतलब ये जो आपकी 0.6 पर बार जो है, उस संख्या को हमने P/Q के रूप में बदल लिया, 2/3 इसका आंसर आएगा। जो आपको यहाँ ऐसा लिख सकते हो, जो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। x का मतलब कितना था, 0.6 पर बार, ये बराबर 2/3, इसको P/Q के रूप में लिखना चाहो तो देखो ये 2/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर बात हो गई, किसी को कोई डाउट? बस केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि यहां पर आपको देखना है कि बार कितने अंकों पर है, बार कितने अंकों पर है। अगर बार 1 अंक पर है तो आपको 10 का गुणा करना है। अगर बाई द वे यहां पर कोई और संख्या लिखी होती और 2 संख्याओं पर बार होता तो हमें फिर
100 का गुणा दोनों पक्षों में करना होता है। 3 अंक पर बार लगा है, इसका मतलब हमें 1000 का गुणा दोनों पक्षों में करना है। इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। अभी और बात क्लियर हो जाएगी। देखो इसको नोट कर लें और फिर इसके बाद अभी इसी में दूसरा जो पार्ट है हम इसको भी देखेंगे। देखो ध्यान दें, इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये देखो सेकंड पार्ट है। और ये आपका सेकंड पार्ट में क्या लिखा है भाई देख लेते हैं। यहाँ 0.4 क्या है, 0.47 और इस पर 7 पर देखो बार का निशान है ना, 0.47 पर बार का निशान। इसको भी हमें P/Q के रूप में बदलना है। देखो पूरा पहले इस सवाल को अब रफ कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसको भी बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है। देखो एक तो बात यहाँ पर थोड़ी सी नई है, वो क्या है, ध्यान से समझो। हर प्रश्न को आप पहचानना सीखोगे। देखो यहाँ इसमें क्या नया है इसको समझो। पहले बच्चों क्या था कि एक जो अंक था ना, एक यहाँ पर इस तरीके से संख्या थी, तो केवल और केवल बार जो बार जिस पर लगा था उसके जस्ट पहले दशमलव था। और यहाँ पर देखो बार 7 पर है, एक अंक ये 4 और लिखा हुआ है। पहला काम तो ये है कि यहाँ पर जो दशमलव है ना उसको पहले आपको 4 के बाद दशमलव ले आना है, तब ये वाली स्थिति बनेगी, है ना। तो सबसे पहले हमें पुरानी वाली स्थिति बनानी है, तो हमें दोनों इसको तो पहले वही बात करते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर 0.4 और 7 पर है बार। तो अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 का पहले गुणा करके हम पहले जैसा प्रश्न बनाएंगे। ये 4 के बाद दशमलव हम ले आने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं, या फिर एक स्टेप और बढ़ाओ तो ऐसा भी इसको देखो लिख सकते हैं 0.4 7 और 7 पर बार है, इसका मतलब 7 7 7। देखो ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति है, इस पर 1 नंबर डाल लें। अब हमें पुरानी वाली स्थिति बनानी है, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, 10 का गुणा करना है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में भाई कर देते हैं 10 का गुणा। अगर 10 का गुणा यहां करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, जबकि यहां जब 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.7777 और डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा। बोलो इतनी बात ठीक है। अब ये मानो बच्चों ये प्रश्न नहीं बल्कि प्रश्न आपका ये है, ये वाला। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब यहां पर 7 पर बार है, तो यहां पर एक ही अंक तो है जिसपे बार का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब हमें इसके बाद जस्ट दशमलव करना है, तो हमें आप 10 का फिर से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां लिख दें पुनः 10 से समीकरण 2 में, है ना, कहां पर, समीकरण 2 में। फिर से यहां से थोड़ी भाषा बदल लें, यहां लिख दें पुनः समीकरण 10 में, समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर। फिर से देखो दूसरे नंबर वाले समीकरण में 10 का गुणा कर देते हैं। तो जब 10 का गुणा यहां करोगे तो बच्चों ये तो आपका 100x हो जाएगा, और यहां जब 10 का गुणा करोगे तो ये दशमलव एक अंक और दाईं ओर खिसक जाएगा, मतलब 47 हो जाएगा। और फिर 7 7 7 7, ये देखो डॉट डॉट आगे बढ़ाते हुए चले जाओ। ठीक है इतनी बात। अब देखो एक प्रश्न, एक समीकरण आपका ये मतलब दूसरा वाला, और एक समीकरण ये मतलब तीसरा वाला। इन दोनों पर देखो, इन्हीं दोनों को आपस में घटाओगे। क्या करोगे, यहां लिख दें समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर इन दोनों को आपस में क्या कर दें, घटा दें। यहां देखो 100x है, इसमें से 10x घटाएंगे तो 100x माइनस 10x, मतलब ये सीधा भी देखा जा सकता है, 90x बचेगा। 100x में से 10x घटाओगे 90x बचेगा। और यहां देखो ध्यान दें, जब घटाओगे तो वो दशमलव के बाद है 7 7 7 7, इसमें है दशमलव के बाद 7 7 7, तो ये घटने पे तो शून्य हो जाएगा। बस 47 में से आपको 4 घटाना है। हम डायरेक्ट यहाँ देखो 43 लिख दें, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो। 47 दशमलव ये है हमारे पास 47.7777 और डॉट डॉट, और इसमें से हमें घटाना है 4.7777 डॉट डॉट। तो भाई ये तो देखो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। और इसमें से ये क्या बचेगा, 43 बचेगा। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब अगर इतनी बात ठीक है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी और बात बाकी रह गई। क्या, यहां देखो बचेगा 9x और यहां पर आपको लिखना है 43, जबकि x बराबर यहां कितना हो जाएगा, 43/9 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये डिवाइड किसी से होगा नहीं, कटेगा नहीं, इसलिए यही इसका आंसर है।
जो यहां लिख दें, जो P बटे Q के रूप में है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये देखो लिखा है जो 0.47 पर बार इसको P बटे Q के रूप में आपको बदलना है, तो आंसर लिखना है 43/9 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके हमें अपना प्रश्न भेज सकते हो, अपने समस्याओं को वहां से हमें अवगत करा सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो इसी टाइप का बिल्कुल तीसरा भी प्रश्न है, तीसरा पार्ट है, उसको भी करेंगे, ध्यान से समझो। इसका जो तीसरा पार्ट है उसको भी हम लोग यहां कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या लिखा है, यहां लिखा हुआ है 0.00001 और इस पर देखो, अब ध्यान से समझो, इस पर 3 अंक है। देखो 3 अंकों पर बार का निशान है ना, 3 अंकों पर बार का निशान है बच्चों। तो यहां पर थोड़ी सी बात अलग हो गई कि भाई जब 3 अंकों पर बार का निशान है तो इसका मतलब इसके दोनों पक्षों में याद करो 1000 से हमने बताया था गुणा करना है। जितने अंकों पर बार का निशान है उतने ही जीरोज का गुणा करना है, मतलब 2 पर है तो 100 का करना है, 3 पर है तो 1000 का करना है। तो आपको यहां पर पहला काम तो वही कि हम इसको x मान लेते हैं, x बराबर 0.001 और इस पर बार का निशान है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 0.01001 और ऐसे आगे। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन पहला। अब यहां लिख दे दोनों पक्षों में कितने का गुणा करना है, 1000 का गुणा करने पर कर देते हैं भाई दोनों पक्षों में 1000 का गुणा। तो बच्चों यहां जब 1000 का गुणा किया जाएगा तो ये तो हो जाएगा देखो 1000x। यहां जब 1000 का गुणा किया जाएगा तो 1 2 3 अंक आपके दशमलव इधर खिसक जाएंगे, मतलब 1 दशमलव हो जाएगा 001, ये आपका देखो हो जाएगा। ध्यान से समझो पूरी बात, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई डाउट वाली बात तो नहीं। यहां हमने 1000 का गुणा किया, ये 1000x हो गया, और जब यहां 1000 का गुणा करोगी तो ये दशमलव उठ के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा देखो 1 के बाद दशमलव और फिर 001, चाहे जितनी बार लिख दो, कोई समस्या वाली मान नहीं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब पुरानी फिर प्रोसेस करनी है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को आपको घटाना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर यहां देखो दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दें। देखो यहां 1000x है और इसमें से 1x घटाओगी तो 999x बच्चों डायरेक्ट लिख दे। अब तो मेरे ख्याल से समझ में बात आने लगी होगी। इसमें से इसको घटाना है तो 1000x में से जब 1x घटाओगी तो 999x बचेगा, पक्की बात है। और यहां पर भी आप देख सकते हो ये दशमलव वाले जो अंक है ना, यहां से पूरी बात समझो, दशमलव के बाद है 001 और ये भी देखो है दशमलव के बाद है 001, तो ये दशमलव के अंक वाले इधर खत्म हो जाएंगे। तो यहां 1 में से 0 घटाओगे तो बच्चों 1 बचेगा। क्लियर है बात। अब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/999। ये है देखो जो P बटे Q के रूप में है, यही हमसे पूछा गया है, बाकी और कोई बात नहीं। हमसे कहा गया है कि भाई इसको हमें क्या करना है, P बटे Q के रूप में बदलना है। ठीक है बच्चों, अब तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया। किसी प्रकार का और भी अगर कोई संख्या बदल के प्रश्न आता है तो मेरे ख्याल से बच्चों अब इसको हम बिल्कुल आपने सीख लिया है, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करें और अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कहता है। बड़े आराम से पहले तो आप बच्चों क्वेश्चन पढ़ा करो। जब आप क्वेश्चन सही से रीड करोगे तो फिर समझ में जरूर आएगा कि भाई हमें क्या क्या करना है। देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा है 0.99999 को P बटे Q के रूप में बदलना है। मतलब इसको भी वही काम है जो प्रश्न नंबर 3 में आपने किया है, इसमें भी आपको वही काम करना है। तो लिखा है इसको P बटे Q के रूप में बदलिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सतर्कता पर चर्चा भी करिए। मतलब ये चर्चा करनी है कि भाई ऐसा उत्तर क्यों आया। ये प्रश्न कहता है कि अपने आप अध्यापक से भी पूछ सकते हो कि भाई
ये जो आंसर आया वो ऐसा क्यों आया। अपने क्लासमेट हैं जो आपके अपने कक्षा के स्टूडेंट, आपके साथी जो हैं, उनसे भी आप डिस्कशन करिए कि भाई ऐसा आंसर क्यों आया, कैसे आएगा आंसर, ध्यान से समझो। ये है आपके पास चौथा प्रश्न, लिखा है 0.99999 ऐसे लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है, को P/Q के रूप में बदलना है, के रूप में बदलना है। तो को है तो प्रश्न वही, अगर वो ये ऐसा लिखता कि 0.9 पर बार लगा देता, भाई बात तो वही है। 9 पर बार का मतलब यहाँ पर देखो 9 की पुनरावृत्ति हो रही, 9 9 9 9 बार बार, है ना। तो यही देखो यहाँ ऐसे लिख दिया, अथवा उसको ऐसे भी लिखा हो सकता था। एक ही बात है, कोई किसी प्रकार का अलग नहीं है, एक ही बात, ठीक है। अच्छा बच्चों, पहला स्टेप तो हमें पता ही हो गया कि हमें करना क्या होता है। हमें इसको अगर P/Q के रूप में बदलना है, मतलब इसको परमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो फिर हम x बराबर लिख लेते हैं 0.99999, इसको x लिख लेते हैं, ऐसे तो करते हैं, और इस पर हम एक नंबर डाल देते हैं। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई यहाँ पर तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ एक अंक पर बार का निशान है, तो अब जब एक पर बार का निशान, एक अंक पर बार का निशान होता है, तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं। याद करिए, अभी बात बताई कि नहीं, 10 का केवल हमें गुणा करना है दोनों पक्षों में। यहां लिख दें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने पर तो कर देते हैं, देखो करने पर क्या हमें मिल जाएगा, 10 का गुणा जब यहां करोगे तो ये तो 10x हो जाएगा, जबकि यहां जब 10 का गुणा करोगे तो 9 के बाद देखो दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999, इस प्रकार से हो जाएगा। इस पर हम देखो दूसरा नंबर डाल लेते हैं। इतनी बात ठीक है बच्चों, अगर इतनी बात ठीक है तो अब ये भी पता है हमें, ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 को घटाने पर, यहां लिख दें घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ घटाने पर देखो 10x में से 1x घटाएगा, यहाँ डायरेक्ट हम 9x लिख लेते हैं। जबकि यहाँ देखो दशमलव के बाद के अंक है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 बार हमने लिख लिया, और यहाँ आप कह सकते हो कि भाई ये 4 बार लिखा बच्चों, 4 नहीं 5 6 7 8 आगे पता नहीं है, सारे अंक आगे भी हैं 9 9 9 9, है ना। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई यहाँ तो इसमें से कुछ गड़बड़ है, 5 अंक यहाँ है, 5 अंक समझो यहाँ भी है, अगर 10 अंक यहाँ है तो समझो 10 अंक यहाँ भी है, मतलब डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब जितने यहाँ हैं अंक वही अंक घटाओगे तो इससे इसको घटाओगे 0 बचेगा, और 9 में से हम जब 0 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 9 मिल जाएगा। क्लियर बात है। अब बच्चों x की वैल्यू निकालोगे 9/9, और 9/9 का मतलब आप समझ सकते हो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। तो बच्चों ये संख्या जो 1 मिली, ये क्या P/Q के रूप में है, क्योंकि इसको भी हम 1/1 लिख सकते हैं, मतलब P/Q लिख सकते हैं। तो आप यहां लिख दें जो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। अब प्रश्न आपसे ये कहता है कि भाई आप एक उत्तर देख के आश्चर्यचकित हो गए होगे कि भाई अभी तक जो भी ऐसी संख्याएं आती थी जो दशमलव प्रसार के रूप में, उनका जब हम कभी हल निकालते थे, उनको जब P/Q के रूप में निकालते थे, तो यहां पर वास्तव में कोई पूर्णांक प्राप्त नहीं होता था, जबकि ये देखो पूर्णांक प्राप्त हो गया। तो यहाँ पूर्णांक देख के थोड़ा आश्चर्य तो लग रहा है कि भाई ऐसा ये क्यों हुआ। बच्चों ऐसा ये इसलिए हुआ, आप ध्यान से समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू लिखी है 0.99999, ये अप्रोक्सीमेट 10 एक ही तो है। यहां पर आप देख सकते हो ये लिखा है 0.9999। अब ये 1 से कितनी कम है, बहुत इतनी कम है कि बहुत लगभग 1 के बराबर है, समझो बहुत कम ऐसी वैल्यू है कि ये 1 से कम हो, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, 1 से बहुत ही कम मान है इसका, जो मतलब 1 से कम रहे, 1 ही है ऐसे कह सकते हो। तो यहां पर इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, ठीक है। तो यहां पर आश्चर्यचकित की कोई खास बात नहीं है, बस आश्चर्यचकित ये इसलिए हम लोग हो रहे हैं कि यहां पर एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो पूर्णांक को भी तो P/Q लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, पूर्णांक को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है ये। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या लिखा है, देखो ध्यान से।
बच्चों इसको रब कर लें। एक एक प्रश्नों को आपको नोट करना है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें या किसी सीरियल के तरीके से इसको कतई ना लें कि भाई सीरियल देख रहे हैं तो हम तो देख के और आगे बढ़ते हैं। तो देख के आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि नोट करते हुए आगे बढ़ना है। बड़े आराम आराम से नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5, ठीक है। 5वां प्रश्न क्या है बच्चों, लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया भी आपको पूरी दिखानी है। क्या करना है, 1/17 लिखा है बच्चों, ध्यान से समझो। अभी हमने बेसिक भी जब पढ़ाया था तब भी आपको ये बात बताई थी कि अगर कभी यहां पर हर में जो अंक लिखा हुआ है, जो हर में संख्या लिखी हुई है, उस संख्या से एक कम, हर में जो संख्या लिखी उस संख्या से एक कम जो संख्या मिलेगी, उतनी पुनरावृत्ति खंड जो मिलेगा यहां पर, उसमें पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी होगी, जो हर में संख्या लिखी उससे एक कम होती है। जो हर में संख्या लिखी है 17 में से 1 घटाओगे 16 बचेगा। इसका मतलब यहां पर जब इसमें भाग करेंगे, 1 में 17 से भाग करेंगे, तो यहां पर भाग करने के बाद पुनरावृत्ति खंड मिलना चालू होगा। जो पुनरावृत्ति खंड मतलब 1 2 3 4 16 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। मतलब यहां से यहां 16 अंक के बाद यही अंक फिर रिपीट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। यही 16 अंक फिर आएंगे, फिर आएंगे 16 के बाद, फिर 16 के बाद वही रिपीट होना चालू हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुनरावृत्ति खंड होता है उसमें यहां हर में जो संख्या लिखी हुई उससे एक संख्या कम पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या होती है। यहां देखो हम 1/17 जो लिखा है 1/17, ध्यान से पूरी देखो, हम विभाजन प्रक्रिया करके आपको बता दें कि भाई हमें 17 से भाग करना है और कायम करना है 1 से। ध्यान से समझना है, 17 से भाग करना है और कायम करना है 1 में भाग करना है। तो भाई भाग करना हमें बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से आता है। पहला काम 17 से इसमें भाग करोगे, देखो पहले 0 लिखना है, फिर यहाँ दशमलव लगाओगे, 1 0 बढ़ाओगे, देखो 10 हो जाएगा। 10 में भी भाग नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पर 0 बढ़ाना है, 1 0 और बढ़ाना है, ठीक है। तो 17 का 100 में भाग अब जाएगा कि नहीं। तो 17 पंचे 85, 17 छक्का 102 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 17 पंचे 85 लिखना है। और यहां से देखो इसको जब घटाओगे तो 15 बचेगा। ध्यान से समझना है, आपको पता है ये भाग की प्रक्रिया क्या अंकों तक जाएगी, 16 अंकों तक। 16 अंकों के बाद फिर यहीं से चालू हो जाएगा पूरा खंड। जो 16 अंकों का बनेगा पुनरावृत्ति खंड, वो 16 के बाद यही अंक फिर चालू हो जाएंगे, 0 5 और आगे जो भी आएगा। अभी पूरी बात समझो। तो ये 15 हो गया। अब देखो 1 0 और इस पर बढ़ाओ तो 150 हो गया। अब 17 से भाग करो, 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 अट्ठे 36 होता है, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 36, ठीक है, 136। ध्यान से समझो पूरी बात। देखो यहां पर अब 10 में से 4 बचेगा और ये 14 हो जाएगा। फिर देखो 1 0 बढ़ाओगे, 140 हो गया। 17 का भाग करो, 17 अट्ठे 36, देखो अब फिर 8 बार चला गया, 136, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 0 बढ़ाओगे 40 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब देखो यहां पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। 1 0 बढ़ाओ तो 60 हो जाएगा। और 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51 यहां लिखोगे तो अब यहां पर देखो 9 बचेगा। 1 0 और बढ़ाओगे 90 हो जाएगा। अब 17 पंचे 85, 17 पना 85, 5 बार जाएगा, 17 पंचे 85। देखो यहां से अब 5 बचेगा। अब 1 0 बढ़ाओगे तो 50 हो जाएगा। 17 तिया 51, देखो ज्यादा हो जाएगा तो 17 दूनी 36, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। यहां देखो अब कितना बचेगा बच्चों, यहां से 6 और ये 16 बच जाएगा। इसमें देखो 1 0 बढ़ाओगे तो 160 हो जाएगा। 17 निम्मा 163, 17 निम्मा 163, 17 अट्ठे 36 लिखो, 17 अट्ठे 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 36, ठीक है, 136। 17 निम्मा 153 होता है, 9 बार जाएगा, बिल्कुल सही है। 17 निम्मा 153 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, 153 लिखो, बिल्कुल सही है।
तो अब देखो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर अब 7 बचेगा। अब एक जीरो बढ़ाओगे 70 हो जाएगा। पूरी भाग जान ये प्रक्रिया कब तक करनी है, समझो 16 अंकों तक ये प्रक्रिया होगी, फिर इसके बाद ये अंक आना चालू हो जाएगा 0, 5, 8, 8, 2, 3, ये फिर चालू होंगे। कब, जब 16 अंक पूरे ये हो जाएंगे। तो अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक हुए, अभी भाग और जाएगा। जब 16 अंक हो जाएंगे फिर इसके बाद यहीं से चालू हो जाएगा। तो यहां से देखो आगे 17 का भाग करना है काहे में, 70 में। तो 17 चौको 68, अब देखो 4 बार जाएगा, 17 चौको 68 यहां लिखोगी। अब बचेगा 2, अब देखो 20 हो जाएगा। 17 एकम 17, यहां देखो 17 लिखोगे तो अब कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा। चलो यहाँ थोड़ी जगह काम है, हम यहाँ लिख लेते, 3 बचेगा। ठीक है, और अब जब 0 बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगा। 17 दूनी ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 ज्यादा होता है, तो 17 एकम 17 यहाँ लिख दें, 17 एकम 17 लिख दें। अब देखो यहाँ से इसको घटाओगे तो 10 में से 3 और ये 13 बचेगा। एक 0 बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगा। 17 चौको 68, 17 पंचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 ठीक 36 ज्यादा, 17 सत्ते 119, बिल्कुल ठीक है 119 लिखोगे। अब घटाओ, देखो 10 में से 9 घटेगा तो 1, 2 में से 1 घटाओगे 1, 11 बचेगा। एक 0 बढ़ाओगे अब 110 हो जाएगा। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, यहां हम 102 लिखेंगे। इसके बाद देखो यहां पर 8 ये बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। अब एक 0 बढ़ाओगे तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। 17 चौको 68, अब देखो 4 बार जाएगा, 17 चौको 68 यहां पर लिखेंगे। अब घटाने के बाद देखो 2 तो ये बचेगा और ये 12 बच जाएगा। अब एक 0 बढ़ाओगे 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 17 ठीक 36 ज्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 यहां लिखोगे। अब क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। अब ध्यान से समझो, अब देखो 1 बचा है ना, हमें क्या करना था, 1/17 का मान देखो ज्ञात करना था। ऊपर 1 था ना, अब देखो 1 ये शेष बच गया। अब जब आगे यहां से प्रक्रिया आगे फिर चालू करोगे तो इन अंकों की पुनरावृत्ति चालू हो जाएगी। आप देख सकते हो यहां से यहां तक ये जो पुनरावृत्ति खंड है वो 16 अंकों का होगा। आप देख सकते हो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 के बाद अब यहीं से फिर चालू होगा। यहां पर आएगा 0, फिर आएगा 5, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8, फिर 2, फिर 3, फिर यही पूरा खंड आपका फिर से रिपीट अब होना चालू हो जाएगा। तो इस खंड में जो इस खंड को क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति खंड कहते हैं। तो पुनरावृत्ति खंड में जो अंक हैं वो कितने हैं, 16 हैं। यही प्रश्न आपसे पूछा है इसने कि भाई 1/17 में के दशमलव प्रसार में, ऐसे लिख दें 1/17 के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या, पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या बराबर कितनी होगी, तो आपको लिखना है 17 - 1 मतलब बराबर 16। पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, और ये 16 अंक कौन कौन से हैं, देखो ये भाग की पूरी प्रक्रिया करके हमने दिखाई। ये पूरे 16 अंक हैं। इन 16 अंकों के बाद यही खंड फिर से आएगा। मतलब जब आपको भाग अब आगे से जब यहां से देना चालू करोगे तो भाई इस पर 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, जैसा कि यहां हो गया था। बिल्कुल यहीं से पूरी प्रक्रिया ये चलेगी और यही आपके अंक आना आगे फिर से चालू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गई बात। यहां पर याद रखिएगा कि जो हर में लिखा है उस हर से एक कम अधिकतम, जो पुनरावृत्त खंड में अधिकतम अंक होते हैं वो कितने होते हैं, पुनरावृत्त खंड में अधिकतम शब्द एक और यहां लिख दें, पुनरावृत्त खंड में अधिकतम अंकों की संख्या, खंड में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, 17 - 1 बराबर 16। 16 से ज्यादा अंक
नहीं हो सकते हैं, इस पुनरावृत्ति खंड में 16 से ज्यादा अंक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात इतनी बात कंप्लीट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसको नोट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो छठवां है उस पर देखें। छठवें प्रश्न में लिखा है P बटे Q जबकि Q का मान 0 ना हो के रूप में प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। हमें क्या करना है, ऐसे उदाहरण देना है जो P बटे Q के रूप में हैं, उनके अनेक उदाहरण देना है। आगे शर्त लिखा है P और Q पूर्णांक हैं जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसे उदाहरण हमें देने हैं जिसमें P बटे Q के रूप में संख्या लिख जाए और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना आए। और भी आगे देखो बात दी गई है, क्या है कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना आए और इसके बाद लिखा है और जिसका शांत दशमलव निरूपित हो, मतलब जब हम उसमें भाग दें तो जो दशमलव प्रसार निकले वो कैसा हो, शांत हो। ये भी कंडीशन कही गई है। आगे देखो क्या कहा है इसमें, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। सारी बातें बताएंगे बच्चों। देखो हम ऐसा करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका है छठवां, P बटे Q के रूप में, देखो P बटे Q और जबकि यहां लिखा है Q का मान 0 ना हो, है ना, के रूप की ऐसी संख्याएं हमें लिखना है, ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तथा एक और शर्त है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तथा एक और शर्त है कि उसका दशमलव प्रसार भी शांत हो, तथा जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, दशमलव प्रसार शांत हो। ऐसी हमें क्या करना है, ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और उसका दशमलव प्रसार शांत हो। बच्चों यहां पर देखो हम उदाहरण ले लेते हैं, ऐसी संख्याओं के उदाहरण देखो, ध्यान दें। जैसे हम आपसे कहें कि भाई 1/2 है, तो बच्चों 1/2 हमारी जो संख्या है वो वास्तव में P बटे Q के रूप में है, बिल्कुल सही है। इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, आप देख सकते हो। इसमें आप ऐसे इससे एक से अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ हम नहीं देख सकते हैं। केवल एक गुणनखंड ऐसा है जो ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। इसके बाद कोई गुणनखंड ऐसा नहीं है जो एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो यहां पर हमने एक उदाहरण लिया 1/2, ऐसा भी कह सकते हैं 1/3, ऐसा भी कह सकते हैं। यहां पर लिख दें 1/3 ना लिखें, 1/3 ना लिखें, 1/5 लिख दें, बिल्कुल ठीक है। 4/4 यहां पर 4/, ना कह के ऐसे कहें 3/8 लिख दें। ये देखो, ये इस ऐसी संख्याओं को हमें यहां पर लिखना है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। बच्चों यहां भी देखो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और ये P बटे Q के रूप में लिखी है, बिल्कुल सही बात है। ये भी संख्या देखो P बटे Q के रूप में लिखी है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। शर्त तीसरी और है कि भाई इसका दशमलव प्रसार करें तो शांत आना चाहिए। तो सारी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आएंगे, अभी हम बताएंगे। देखो ध्यान दें, और कुछ ले, और बताओ क्या लिख दें। यहां पर हम लिख सकते हैं, जैसे हम यहां लिख दें 7/125 लिख दें, तो ये भी देखो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बच्चों ध्यान से समझो, एक के अतिरिक्त कोई क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बिल्कुल नहीं है, P बटे Q के रूप में लिखी है। तो और बताओ भाई, और क्या लिख दें। और बच्चों हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख दें 8/, क्या लिख दें, बताओ बच्चों क्या लिख दें। यहां पर 8/8 ना लिखो, चलो हम यहां लिखें देते हैं 9/ कुछ लिख दें, 9/ जैसे लिख देते हैं 9/ यहां पर हम लिख दें 16 लिख दें, चलो 9/16 लिख दें। देखो
9/16 हमने लिखा है, उसमें भी आप देखो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P/Q के रूप में है और इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, अभी हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ये कुछ संख्याएं ले ली, ये ऐसी उदाहरण हैं, ये ऐसे परमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिखी गई संख्याएं हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड दूसरा नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और सभी के दशमलव प्रसार शांत है। देखो आप ध्यान से यहां समझो कि 1/2 लिखा है बच्चों, 1/2, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत, क्योंकि आप 1 में जब 2 से भाग करोगे तो 0.5 आंसर आएगा। भाग की प्रक्रिया बंद बच्चों। जब दशमलव प्रसार शांत कब होता है? दशमलव प्रसार शांत जब होता है जब भाग दें और भाग देने के बाद शेषफल शून्य आ जाए। तो यहां पर देखो इसमें अगर हम भाग करेंगे 2 से 1 में तो निश्चित रूप से शेषफल शून्य आएगा। भाई यहां पर देखो पहले दशमलव लगाओगे, 1 0 बढ़ाओगे, 2 पंचे 10 और 10 से 10 घटेगा, देखो शेषफल 0 आया कि नहीं आया? शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। आप यहां बताओ, अच्छा यहां लिखा है 1/5। अब भाई अगर हम 5 से भाग करेंगे 1 में तो यहां भी हम इसको देखो ध्यान दें, 5 है ना, 1 से 1 में भाग करें तो यहां पर देखो पहले आपको 0 बढ़ाना है, 2 पंचे 10, यहां पर देखो शेषफल 0 है तो इसका आंसर आएगा 0.2 आएगा। तो यहां पर इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। सही है बात? अच्छा 3/8 बताओ बच्चों, 3/8 का दशमलव प्रसार कैसे करोगे? बात वही है, 3 में भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो भैया देखो 0.10 बढ़ाओगे 30, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यहां पर देखो 6 बचेगा, 0 बढ़ाओ 60 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो यहाँ 4 बचेगा, 1 0 बढ़ाओगे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। यहाँ देखो 40 में से 40 घटाओगे, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो शेषफल अगर 0 आ जाए तो समझो ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है। 3/8 को हम लिखेंगे 0.375 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है? आपको यहाँ लिखना है इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। इसी प्रकार आप 7/125 को देखो ध्यान से, 7/125 लिखा है। तो अगर हम 7 में 125 का भाग कर दें तो बच्चों बड़े आराम से कह सकते हो भाई ये तो छोटी संख्या है, इसमें भाग जाएगा नहीं, तो 0 फिर दशमलव लगाओ, 1 0 बढ़ाओ, 70 हो जाएगा। 70 में भी भाग नहीं जाएगा तो भाग यहाँ पर 0 और 1 और 0। ठीक है। अब 700 में भाग करना है, 125 का 700 में भाग करो भाई, कितने बार जाएगा? देखो 12 छंग 72, ज्यादा हो जाएगा, मतलब 6 बार नहीं बल्कि 5 बार जाएगा। देखो 5 पंचे 25, हासिल में 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल में 1 और 5 और 1 6, 625 हो गया। अब देखो यहां से घटा दो, कितना बचेगा? 75 बचेगा। ठीक है। 1 0 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा? 750। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 12 छंग 72 और 6 पंचे 30, देखो 12 छंग 6 बार जाएगा। देखो ध्यान दें, 6 पंचे 30 3 और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल में 1 और 6 7। देखो ध्यान से पूरा डिवाइड हो रहा है, शेषफल क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों इसका भी दशमलव प्रसार जो है 0.056 मतलब शांत है। इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। या फिर 9/16 को देखो तो इसका भी दशमलव प्रसार आपको शांत मिलेगा। ध्यान से समझो, ये जो 16 से हमें भाग करना है 9 में, भाग करने के लिए वही प्रक्रिया 0 और यहां से देखो 0 बढ़ाओगे 90 हो जाएगा। 16 पंचे 80 लिखना है बच्चों, यहां से देखो 10 बचेगा, 1 0 बढ़ाओगे 100 हो जाएगा। तो यहां से देखो 16 छक्का 96, ठीक है, 96 लिखना है। अब क्या बचेगा? 4 बचेगा। भाग देना बच्चों बिल्कुल आसान काम होता है, इसको थोड़ा केयरफुली बस केवल दें क्योंकि बड़ी संख्याएं, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो 100 में से 96 घटाओगे, यहाँ 4 मिल जाएगा। अब 1 0 बढ़ाओगे 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32, यहाँ आप देख सकते हो 32 से घटाओगे 40 में से 32 घटाओगे, कितना बचेगा? ये है हमारे पास कितना? 8 बचेगा। अब बच्चों यहाँ से देखो 0 जब बढ़ाओगे 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80, ध्यान से समझो, देखो पूरा आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। शेषफल क्या मिलेगा? 0। मतलब इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं, 9/16 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे
तो हमें मिलेगा 0.5625। इसका भी आप देख सकते हो दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, शांत है। अब हमने ये देखो दशमलव प्रसार शांत वाली सभी संख्याएं लिखी हैं जो P/Q के रूप में आपकी लिखी हुई हैं। प्रश्न आपसे ये कहता है कि आपने ये दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं लिखी हैं जिनके सबके दशमलव प्रसार शांत हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा गुण है जिससे ये जान लिया कि भाई हर में ऐसा कौन सा गुण है जिसमें आपने ये जान लिया कि इनका दशमलव प्रसार शांत है। बच्चों एक बात समझो कि कभी भी परमेय संख्याएं जब भी परमेय संख्याएं लिखी हों तो उसके हर को देख करके ही हम ये जान जाते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। कैसे जान लेते हैं बच्चों, बहुत सीधी बात है कि जब हम हर के गुणनखंड करते हैं तो हर के गुणनखंड इस रूप के आ जाएं। देखो हर के गुणनखंडों का रूप ऐसा होना चाहिए कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। बच्चों ये रूप अगर मिलता है, हर के गुणनखंडों का जो रूप है वो ये रूप होना चाहिए। 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप हर के गुणनखंडों का यदि है तो निश्चित रूप से दशमलव प्रसार शांत होता है। आप यहां देखो, यहां पर बच्चों 2 लिखा ना, 2 1/2 में यहां लिख दें, 1/2 में हर बराबर कितना है, 2 है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां हर में जो संख्या 2 लिखी है उसका रूप ये है क्या? हाँ बच्चों है। आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा है हर में 2 लिखा है, तो 2 के गुणनखंड अगर आप ध्यान से देखो कि 2 के अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 के 1 के अतिरिक्त तो कोई दूसरा, भाई 1 गुणे 2 लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, तो 1 तो किसी में भी लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 2 के गुणनखंड की बात करें तो 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बताओ बच्चों, 2 के गुणनखंड अगर करें तो 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मान तो आपको पता है 1 होता है। तो यहां पर जो हर के गुणनखंड अर्थात 2 के गुणनखंड हमने किए उनका रूप देखो यही मिल गया, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार बच्चों कैसा होगा? शांत होगा। यहां भी देख सकते हो, किसी के भी देखो ध्यान दें, 1/5 में हर कितना है आपको लिखना है, 5 है। अब 5 के गुणनखंड करके देखो, 5 के गुणनखंड मतलब हर के गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करो तो हर के गुणनखंड अर्थात 5 के गुणनखंड करोगे तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 के कोई गुणनखंड नहीं, भाई 5 की पावर 1 लिख सकते हो, और 2 इसमें नहीं है तो 2 की पावर आप 0 लिख लो, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान तो 1 होता है। बच्चों ये हर के जो गुणनखंड अर्थात 5 के हमने जो गुणनखंड किए उनका भी रूप कुछ ऐसा ही है कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप है कि नहीं है? इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों? शांत है। इसी प्रकार किसी में भी देखो, जैसे लिखा है 3/8, 3/8 में हर क्या है आप देख सकते हो, हर है आपका 8 है। अब 8 के अगर गुणनखंड करें, 8 के गुणनखंड करें, ध्यान से समझो पूरी बात, हर के गुणनखंड करें मतलब 8 के गुणनखंड करें तो हम यहां लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 5 नहीं है इसमें कोई बात नहीं, 5 की पावर तो 0 लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0, ये है देखो इस हर के गुणनखंड अर्थात 8 के गुणनखंड, जो कि आपके 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के हैं। बोलो बच्चों है कि नहीं? है ना? तो अब आपने ये निश्चित कर लिया कि हर के गुणनखंड यदि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार बच्चों कैसा होता है? शांत होता है। इसी प्रकार आप इसको भी चेक करें, इसी प्रकार इसको भी चेक करें, तो हर के जब गुणनखंड करेंगे तो उनका रूप बच्चों यही मिलेगा, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के होते हैं। अगर हर के गुणनखंड तो हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है? शांत। तो आपसे प्रश्न ये कहता है कि हर के गुणनखंड से आपने कैसे ये आइडिया लगाया, ये पूरी प्रश्न की भाषा सुनते हैं। देखो ध्यान दें, यहां पर इसमें ये लिखा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q का मतलब हर, Q का मतलब क्या है? हर, P/Q, Q यही तो है हर। प्रश्न कहता है Q को मतलब हर को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो Q का वो गुण जो है वो ये गुण है, मतलब हर का जो गुण है वो ये गुण है
कि हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के होना ही होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये सभी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे। क्लियर है बच्चों, इतनी बात आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस पर आ जाएं? 7 पर। देखो इसको नोट कर लें बच्चों जल्दी से, ठीक है। अगर आप यहां पर जैसे हमने पहले वाले का 1/2 का हमने पूरा डिटेल लिखा है, 1/5 का भी डिटेल लिखा है, 3/8 का भी यहां पर डिटेल लिखा है, आप चाहो 7/25 और 9/16 की भी डिटेल आप ऐसे दे सकते हो। आपको लिखना है 125 में जो हर लिखा है, हर में लिखा है 125, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो हर के गुणनखंड करेंगे तो उनका भी रूप कुछ ऐसा ही होगा। इसी प्रकार 16 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 16 के गुणनखंडों का रूप भी इस प्रकार से ही होगा कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का ही रूप होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर यह प्रश्न कहता था Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो आपको लिखना है कि Q को 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक, इतना लिखना है। चलिए अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7वां प्रश्न क्या है, देखिए 7वां प्रश्न क्या है। इसमें लिखा हुआ है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती हों। ध्यान से समझो, अनबसानी अनावर्ती हों, ऐसी 3 संख्याओं को आपको लिखना है। बच्चों बड़े आराम से आप कह सकते हो कि ये तीनों संख्याएं अपरमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि अपरमेय संख्याओं के ही दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती होते हैं। अनबसानी का मतलब याद करो, हमने कुछ बताया था, अनबसानी का मतलब अशांत होता है। याद रखिए, अनबसानी कहें या अशांत कहें एक ही बात, ठीक है। तो हमें यहां पर ऐसा कहा गया है कि हम कोई ऐसी 3 संख्याएं बताएं जिसमें दशमलव प्रसार कैसा हो, अनबसानी अनावर्ती हो। यहां पर आपको लिखना है अनबसानी, अनबसानी अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। अनबसानी अनावर्ती 3 संख्याएं हमें पूछी गई हैं, 3 संख्याएं बतानी है आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझो, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आप कुछ अलग लिखें या दूसरा कुछ छात्र अलग लिखे, आपका तीसरा कोई सहयोगी अलग संख्या लिख सकता है। 3 संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को लिखना है जो अपरमेय होंगी। याद करो, अपरमेय संख्याओं के ही दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती होते हैं। तो बच्चों यहां लिख देते हैं, चलो यहां पर हम ऐसे लिख दें 0.1 0 1 00 1 000 1 और 4 बार 0 हो जाएगा और आगे बढ़ते हुए जाओ। तो बच्चों ये आपकी एक कोई ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनबसानी अनावर्ती है। मतलब अनावर्ती का मतलब भी आप जानते हो, अनबसानी का मतलब अनबसानी का मतलब तो यहाँ पर देखो डॉट डॉट कर दिया गया है, मतलब आगे चलते जाओ है ना, दशमलव प्रसार आगे चल रहा है। अच्छा, अनावर्ती का मतलब यहां पर किसी भी एक निश्चित ऑर्डर में अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। आप देख सकते हो यहां 1 लिखा है, 1 के बाद यहां 1 0 है, ठीक है, और फिर इसके बाद में 1 है तो अब 00 है, फिर 1 है तो 000 है, फिर 1 है तो यहां पर 4 बार 0 है। तो बच्चों किसी एक क्रम में पुनरावृत्ति किसी भी अंक की नहीं हो रही है, इसलिए इस प्रसार को क्या कहते हैं, अनबसानी अनावर्ती कहते हैं। एक दूसरा और उदाहरण देखो, दूसरा और कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे यहां पर इसी टाइप में लिख दें, जैसे 1 2, फिर 1 2 के बाद 1 0 लिख दें, फिर 1 2, फिर 2 0 लिख दें, फिर 1 2, फिर 3 0 लिख दें और डॉट डॉट बढ़ाते हुए आगे चले जाओ। इसी टाइप की सारी संख्याएं आप लिख सकते हो जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं, अनबसानी अनावर्ती हैं। तथा और देखो आगे बढ़ाएं, एक और आगे लिख लो, अपनी मन, आप तुम्हारा मन जो भी लिखना चाहो यहां लिख दें, जैसे 9 5 0, 9 5 00, 9 5 000 और डॉट डॉट। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अनबसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। यह हमसे पूछी गई थी कि ऐसी कोई 3 संख्याएं बताओ। तो आप बच्चों ये बता सकते हो, कोई आपका सहयोगी बच्चा है,
आपका कोई सहयोगी मित्र है वो दूसरी भी संख्याएं बता सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सबके आंसर एक आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। इसके बाद की बात करो, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो, ध्यान से समझो। 8वां प्रश्न में कहा है हमें परमेय संख्याएं दी गई हैं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं बतानी। कैसी बतानी है? अपरमेय। याद करो, अपरमेय का रूप होता है बच्चों ऐसा होता है जिसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनबसाने अनावर्ती होता है। तो ऐसी कोई 3 संख्याएं हमें बतानी है जो अपरमेय हों और कौन कौन सी संख्याओं के बीच की हों? 5/7 और 9/11 के बीच की हों। ऐसी कोई हमें 3 अपरमेय संख्याएं चुननी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। देखो ध्यान दें, देखिए बच्चों 8वां प्रश्न जो लिखा है उसमें हमें दी गई हैं संख्याएं कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं यहां पर कौन कौन सी दी गई हैं? परिमेय संख्याएं हमें दी गई हैं। एक तो दी गई है, देखो ध्यान दें, 5/7 और एक दूसरी परमेय संख्या यहां पर दी गई है 9/11। ठीक है, इसके बीच की 3 अपरमेय संख्याएं अलग अलग हमें ज्ञात करनी है। के बीच की 3 अपरमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक, 3 अपरमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ये बच्चों हमारा प्रश्न है। करते हैं, क्या कर रहे हो? देखो ध्यान दें, 5/7 लिखा है, पहले इसका दशमलव प्रसार कर लेते हैं। देखो 5/7 का दशमलव प्रसार कैसे करोगे? 5/7 का मतलब है, 5/7 का मतलब है हमें 7 से भाग करना है 5 में। पूरी बात ध्यान से समझो, 5 में भाग करना है, 7 से करना है। तो यहाँ 5 संख्या छोटी है, 0 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ा दें 50 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भाग करोगे तो 7 7 49 होता है और यहाँ पर देखो 1 बचेगा, 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान दें, 7 एकम 7 लिखोगे तो यहाँ पर अब 3 बचेगा, 0 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा। 7 चौको 28, यहाँ पर देखो 4 लिखना है और ये 28, इसके बाद देखो 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 लिखोगे और ये आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 0 बढ़ाओगे 60 हो जाएगा, 7 8 56, देखो 8 बार जाएगा। अब 4 बचेगा, 40 हो जाएगा और 7 7 49, ज्यादा 7 6 42, फिर भी या 7 5 35। ठीक है, 7 5 35, देखो अब 5 बचेगा, 0 बढ़ाओ 50 हो जाएगा, 7 7 49। देखो अब वही प्रक्रिया बच्चों फिर चालू हो गई। भाई हमने 50 में ही तो भाग देना चालू किया था। और ये याद करो, अभी हमने बताया था कि अगर बटे में 7 है तो पुनरावृत्त खंड में अधिकतम अंकों की संख्या 6 होनी चाहिए। 6 से ज्यादा नहीं, कम तो हो सकती, 6 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। यहाँ आप अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 देखो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या हो गई। अब आगे 7 1 4 2 8 5 आएगा, फिर 7 1 4 2 8 5 आएगा और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए। तो इसका जब दशमलव प्रसार करते हैं तो इन अंकों को ना लिख के इस पर बार का निशान लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर सीधी बात ये है कि 5/7, इसको थोड़ा और पीछे कर लें, 5/7 का हमें दशमलव प्रसार पूछा गया था। तो यहाँ से देखिए 5/7 का जो हमने दशमलव प्रसार किया वो आया 0.71428 और ऊपर बार का निशान। इतनी बात बच्चों समझ में आई। इस पहली वाली परमेय संख्या का हमने दशमलव प्रसार किया, उसका आंसर आया कितना? 0.71428 और उस पर बार है। ठीक है, इसका मतलब अब यहां से फिर वही अंक ये वाले चालू होंगे, फिर चालू होंगे तो उस पर हम बार लगा देते हैं। इसमें देखो 9/11 का भी हम दशमलव प्रसार करेंगे। ध्यान से समझो, 9/11 लिखा है, 11 से हमें 9 में भाग करना है 9 में भाग करना। ठीक है, तो ये छोटा है ना, 0 बढ़ाओ दशमलव लगाओ, एक यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 11 से भाग करो, 11 8 88, 11 8 88। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर 18 ये यहाँ से घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 बच गया, बिल्कुल सही है। 0 बढ़ाओ 20 हो गया। अब यहाँ से देखो 11 का भाग करो, 11 एकम 11, एक बार जाएगा, 11 एकम 11, देखो घटाओगे 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और 9 के बाद अब यहाँ पर 0 बढ़ाओगे 90 हो जाएगा।
तो आप देखो ध्यान से समझो, हमने 90 का तो भाग करना शुरू किया था, तो कुछ अंकों के बाद अब यहाँ पर केवल 2 ही अंक की पुनरावृत्ति चालू हो गई समझो, है ना। 90 है ना, तो 11 8 88, 88 करोगे तो 2 बचेगा, 0 बढ़ाओगे 20 होगा, तो 11 एकम 11, देखो यहाँ से 8 1 8 1 8 1, यही अंक पुनरावृत्ति हो रही है। बच्चों अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बटे में 7 लिखा है तो पुनरावृत्ति खंड में जो अंक हैं वो 6, अधिकतम 6 हो सकते हैं। तो अधिकतम शब्द जुड़ा है उसका भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कह दिया था कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति खंड मिलेगा, तो इसमें तो यहाँ पर देखो 9/11 संख्या है, कितनी है 9/11, तो पुनरावृत्ति खंड में जो अंक हैं वो कितने अधिकतम होने चाहिए 10, अधिकतम 10 होने चाहिए, लेकिन कम भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। 10 से ज्यादा बड़ा जो पुनरावृत्ति खंड है वो 10 से ज्यादा अंकों का नहीं हो सकता, 10 से कम का तो हो सकता है। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति खंड केवल और केवल 2 अंकों का है, ठीक है। यहाँ पर केवल 2 ऐसे अंक आए जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, 8 1 8 1 8 1 8 1, यही बार बार हो रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 9/11 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो हम लिखेंगे 0.81 पर बार लगा दें, 8 1 8 1 8 1 8 1, ठीक है। तो अब बच्चों आप बताओ ये आपका एक पहली संख्या जो लिखी है वो आपकी है 5/7 और इसका हमने दशमलव प्रसार किया, देखो ये है। दूसरी संख्या है 9/11, इसका दशमलव प्रसार किया तो ये है। अब आपसे ये पूछा है इसके और इनके दोनों के बीच की अपरमेय संख्याएं बतानी है। एक परमेय संख्या ये है, एक परमेय संख्या ये है, और इसके बीच की 3 अपरमेय संख्या छांटिए। अपरमेय संख्या याद करिए, परमेय नहीं अपरमेय संख्या, मतलब इससे आगे हो इससे पीछे हो, ऐसी 3 अपरमेय संख्याएं लिख दें। बड़े आराम से देखो, ध्यान से पूरी बात समझना। हमने क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरमेय संख्याएं लिखनी है। अपरमेय संख्याएं बच्चों यहां लिखनी है, अपरमेय संख्याएं। देखो ध्यान से समझो, कैसे हमें पता है ना अपरमेय संख्याएं कैसी होती हैं, अनबसानी अनावर्ती होती हैं। अपरमेय संख्या कैसी होती हैं, अनबसानी अनावर्ती होती हैं। तो याद करिए कि इससे आगे कोई भी संख्या लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। हमने जैसा कि बताया कि यहां पर हमें अपने मन से संख्याएं लिखनी है, इससे बड़ी हो इससे छोटी हो। अलग अलग छात्र इसके अलग अलग आंसर दे सकते हैं, किसी के जरूरी नहीं है कि सबके एक ही आंसर हो। हम ऐसा कह सकते हैं कि 71, देखो ध्यान दें, 7 1 मतलब हम शॉर्ट में कहें तो 0.71 कहें। 0.71 के बाद वाली संख्या लिखनी है। यहां पर 0.81 से पहले वाली संख्या लिखनी है, तो बस 3 संख्या छांट लो। आप अपने मन से जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो अपरमेय संख्याएं हम ऐसा लिख सकते हैं, 0.71 लिखा ना, 0.71, और इसके बाद में यहां पर हम लिख दें 0.71 ना लिखें, इसकी बड़ी संख्या लिखें, 72 लिख देते, 0.71 है ना, और इसके बाद आगे बढ़ना है तो 72 लिख दें। तो 72 7200 7200, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। देखो इसके आगे की अपरमेय संख्या देखो, एक और आगे बढ़ाओ तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो एक यहां लिख दें 0. यहां 72 के बाद 73 लिख दें, 73 1 मतलब हमने लिख लिया 731 लिख लिया। आप 732 लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे यहां पर देखो 0 मतलब 73 10, यहां लिख दें 73 100, यहां लिख दें 73 1000। ध्यान से पूरी बात समझो, इस तरीके से लिख दें। तो क्या ये संख्या ये भी आपकी कैसी है, अशांत अनावर्ती है। ये संख्या कैसी है, अशांत अनावर्ती, मानी अशांत कहें या अनबसानी कहें, अनबसानी अनावर्ती संख्या है ना। तो इसका ये संख्या भी आपकी अपरमेय संख्या है। अच्छा एक और उदाहरण समझो, इससे थोड़े छोटे ले, 81 है ना, 81 छोटे हम 80 ले, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 0. एक तीसरा उदाहरण समझो, 0. यहां लिख दें 80, क्या लिख दें 80 लिख दें, और फिर उसके बाद में देखो 80 छोटा करना है ना, तो 80 और फिर लिख दें 800, फिर लिख दें 8000 है, और फिर डॉट डॉट लगा दें आगे।
तो ये भी संख्या आपकी कैसी है, अनबसानी अनावर्ती संख्या है। मतलब ये तीनों संख्याएं अपरमेय संख्या हैं बच्चों। कैसी संख्याएं, अपरमेय हैं, जो इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच की कोई है। दोनों संख्याओं के बीच की कोई तीन अपरमेय संख्याएं, देखो हमने उदाहरण ये ले लिए, आप अपने मन से और भी कुछ ले सकते हो, लेकिन याद रखना है कि भाई इससे ये बड़ी होनी चाहिए, मतलब इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे हमें छोटी लेनी, बस कोई तीन संख्याएं आप ले सकते हो। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम आसान प्रश्न है। इसमें तो आपसे ये पूछा गया है तो भाई कि आप यहाँ पर ये छांट के बता दो कि कौन कौन सी परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। तो आपको पता है परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरमेय कौन सी होती हैं। अपरमेय संख्याएं देखो ध्यान दें, इसको पहले रब कर लें। अपरमेय संख्याएं बच्चों वो होती हैं जो वर्गमूल के अंदर लिखी हों और उनका वर्गमूल जब निकालें तो पूर्णांक ना आए। वर्गमूल निकालें तो क्या हो, पूर्णांक ना आए। ठीक है, जैसे यहां पर आप लिखो √23 लिखा है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें लिखा है परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याएं। देखो इसको रब कर लें, पूरा है ना। यहां पर लिखा है √23। आप बताओ कि √23 संख्या है वो कैसी है, आपको लिखना है अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्यों अपरिमेय है, क्योंकि यहां पर √23 मतलब 23 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं है। अगर आप लिखना चाहो इसका रीजन भी लिख सकते हो, 23 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या कैसी है, अपरिमेय है। दूसरे नंबर पर लिखा है √225 और इसका वर्गमूल हमें पता है बच्चों 15 होता है। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है और 15 एक पूर्णांक संख्या, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे परमेय है। क्या है ये, परमेय। ठीक है, ये परमेय। अच्छा तीसरी बताओ क्या है, यहां पर लिखा है 0.3796 3796। यहां पर देखो इसका दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और अगर दशमलव प्रसार शांत है तो ये संख्या कैसी है, परमेय है। ये संख्या कैसी है, P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती है उनको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। तो भाई इसको भी हम क्या लिखेंगे, परमेय संख्या लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहां देखो ये लिखा है 7.478 ठीक, 478 बच्चों। अब आप यहां से देखो 7.478 और 478 मतलब कुल मिला के हम इसको ऐसे कहें कि 7.478 पर बार है। ये 478 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है, ये देखो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। कैसा है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है तो इसका मतलब ये संख्या बच्चों कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। ये संख्या कैसी है, परमेय संख्या है। तो इसको भी आपको लिखना है कि ये संख्या परमेय संख्या है। ठीक है, और अंत में 5वें नंबर पर जो लिखा है वो है 1.10 100 100 और 1 1 2 3 4 0 और आगे बढ़ते हुए जाओ तो बच्चों इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अनबसानी अनावर्ती है। कैसा है, दशमलव प्रसार अनबसानी, कहें अशांत कहते हैं एक ही बात है। अनबसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है। ठीक है, अगर अनबसानी अनावर्ती इसका दशमलव प्रसार है अतः यह संख्या कैसी है, अपरमेय संख्या। अतः यह अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सारी बातें आपको क्लियर यदि है तो देखते ही आप आंसर बता सकते हो बड़े आराम से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट होती है। इसके बाद संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। ठीक है,
या फिर कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर के हमें मैसेज द्वारा अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हो। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय।